मित्रों नमस्कार। अब मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। आप देखें, उस पर प्रयास करूंगा। अब देखिए, धारा 11 क्या कहती है। धारा 11 से को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। प्ली ऑफ एलिबाई, तो प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो कवर करता है इस सेक्शन में। प्ली ऑफ एलिबाई मतलब प्रेजेंट समवेयर एल्स, मतलब कहने का क्या हुआ कि जिस समय घटना हुई, घटना को कारित करने वाला कहीं अगर अन्य मौजूद था तो वह भी साक्ष्य में ग्रहण किया जा सकता है। अब आप देखेंगे इसको, तो धारा कहती क्या है, कौन सी चीज़ रिलेवेंट हो जाएगी। तो ये कहती है कि जब कोई कथन या तथ्य ऐसा हो जो विवादक तथ्य से या सुसंगत तथ्य से असंगत हो, विवादक तथ्य से और सुसंगत तथ्य से असंगत हो, और क्या हो, और ये हो कि जब वह स्वयं या किसी अन्य तथ्य से मिलकर क्या करे, किसी विवादक तथ्य के एग्जिस्टेंस या किसी रिलेवेंट तथ्य के एग्जिस्टेंस को अत्यंत प्रभावी रूप से या तो अधिसंभाव्य बना देगा या तो अनाधिसंभाव्य बना देगा, तो ये कहा जाएगा कि तथ्य जो हैं वो साक्ष्य में ग्राह्य किए जा सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जो कि किताब में भी है और इलस्ट्रेशन भी इसका यही है, एक्ट में भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक कोई मर्डर केस लाहौर में होता है या कहीं कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में मान लेते हैं, कलकत्ता में एक केस होता है मर्डर केस, और जो उसका अभियुक्त है वह कहता है साक्ष्य में कि साहब मैं तो उस दिन कलकत्ता में था ही नहीं, मैं तो लाहौर में था। तो प्रश्न ये उठेगा कि एक व्यक्ति अगर लाहौर में था तो वह कलकत्ता में घटना कैसे कारित कर सकता है। हालांकि ये फैक्ट इशू नहीं है, फैक्ट इशू तो कुछ और है कि क्या इसने हत्या की या क्या नहीं की, ये इशू है, लेकिन यह पूरी तरह से इस मामले से रिलेवेंट नहीं है। तो कैसा है ये ऐसा है कि जो असंगत है विवादक तथ्य से और सुसंगत तथ्य से, लेकिन सुसंगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह घटना पर प्रभाव डालता है और घटना के बारे में, घटना के अस्तित्व को या जिस क्रम में घटना बताई जाती है उस तरह से घटना घटित नहीं हुई और वह व्यक्ति निर्दोष था, इसको साबित करने के लिए है। अब एक चीज और आपको बता दें कि यह जो धारा 11 है यह अत्यंत व्यापक है, विस्तृत है। इस धारा को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन उठेगा। तो धारा की इसलिए आवश्यकता इसकी पड़ी क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि अन्याय ना होने पाए, किसी भी प्रकार से वे साक्ष्य न्यायालय में आने से न रोके जाएं जिनके साक्ष्य के प्रभाव से किसी व्यक्ति की दोषता या निर्दोषता साबित हो सकती है। इसलिए धारा 11 का अत्यंत व्यापक स्कोप दिया गया, जिसमें सारे ऐसे तथ्यों को समाहित कर दिया गया जो अगर साक्ष्य के लिए आवश्यक हैं और जिससे कोई व्यक्ति अपनी निर्दोषता साबित कर सकता है या दोषी साबित किया जा सकता है, तो उसको साक्ष्य की एक अपॉर्चुनिटी मिले। इस धारा का मात्र इतना ही और इतना उद्देश्य है। तो वह व्यक्ति अगर साबित करता है कि वह लाहौर में था और ऐसी स्थितियों में था कि वह उस पर्टिकुलर टाइम में जिस समय की घटना घटित है वहां पर किसी भी स्थिति में वह पहुंचने के योग्य नहीं था और उसका वहां पर पहुंचना असंभव था, तो चूंकि अगर वहां पर पहुंचना उसका असंभव था, इसलिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसके द्वारा यह घटना कारित नहीं की जा सकती। अब एक चीज और देख लें आप कि जहां पर प्ली ऑफ एलिबाई का प्रेजेंट समवेयर एल्स का अगर वो प्ली लेकर डिफेंस में चल रहा है तो यह बर्डन उसका है कि वो साबित करे कि घटना के समय वह कहां पर था। अगर वह कहता कि मैं लाहौर में था तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वह लाहौर में था और किन परिस्थितियों में लाहौर में था और वह कहाँ था और क्या वह व्यक्ति दूर से आ सकता था कि नहीं आ सकता था। यह बर्डन उस व्यक्ति का हो जाएगा जो ऐसा एक डिफेंस लेके चलता है। एक चीज मैं और आप बता दूं, प्रैक्टिकल के हिसाब से आप देख ले इसको। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वह अपना यह बचाव साबित करने में असफल हो गया कि वह लाहौर में था, तो मात्र इसलिए उसका कन्विक्शन नहीं हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो है अपना डिफेंस साबित करने में असफल हो गया। बर्डन तो उसका है, उसको साबित करना चाहिए उसको, लेकिन प्रोसिक्यूशन अपने मामले में केवल इसलिए लाभान्वित नहीं हो जाएगा, इसलिए उसको कन्विक्शन नहीं हो जाएगा कि ऐसा साबित करने में वह असफल हो गया। तो बर्डन जो है ऑलरेडी जिस तरह से चलता है प्रोसिक्यूशन का, वह उसी तरह से उसके ऊपर धारित रहेगा, भारित रहेगा। ये चीज तो होगी। अब इसका दूसरा आप देख लें, दूसरा क्या था कि ऐसे तथ्य भी सुसंगत हो जाएंगे जो किसी सुसंगत तथ्य से संसक्त होकर या संपर्क में आकर किसी विवादित तथ्य के अस्तित्व या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनास्तित्व को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना दें। अंग्रेजी में कहते हैं अत्यंत अधिसंभाव या अनाधिसंभाव, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इसीलिए बार बार मैं प्रयास करता हूँ कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों के शब्दों से मैं जानकारी दे सकूँ। जैसे इसमें आप देखेंगे इलिस्ट्रेशन एक है, उसको आप बता देता हूँ आपको। जैसे ए बी सी और डी, ये होता है कि इन चार व्यक्तियों में से किसी
एक के द्वारा यह घटना कारित की गई और कोई अन्य इस घटना को कारित नहीं कर सकता। ए, बी, सी और डी ही वे लोग हैं जिनमें से किसी एक के द्वारा यह घटना कारित की गई। अब वहां पर यह साक्ष्यग्राह किया जा सकता है कि साहब चारों के ऊपर आरोप है और चारों में से एक किसी एक ने किया है इस चीज को, अब का ऊपर है, तो बी, सी और डी इस बात का साक्ष्य दे सकते हैं कि साहब मैं जो है उस दिन उस समय उस घटना स्थल पर नहीं पहुंच सकता हूं, या मैं वह कार्य नहीं कर सकता हूं, या मैं वह कार्य करने में पूर्णतया अक्षम था, असमर्थ था। इसलिए यह पूरी तरह से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि वह कार्य ए ने ही किया होगा या का ने ही किया होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के साक्ष्य भी ग्राह्य किए जा सकते हैं। बी, सी, डी जो बयान देना, जो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहें वो प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बहुत चीज। अब इसी में एक केस मैं आपको बता देता हूँ। एक केस में क्या हुआ, वो काशी मिर्जा बनाम एम्परर का केस है, उसको देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। वो ये कहता है कि एक घर में एक महिला थी और एक मालकिन थी और एक उसकी नौकरानी थी। दो लोग घर में केवल थे। उसमें मालकिन का मर्डर हो जाता है। घर की जो स्थितियां हैं जो दिख रही हैं, जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया, अभियोजन ने यह कहा कि इस घर में की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि अगर यह घर बंद हो जाए तो कोई भी व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि यही दो लोग थे, तो दो में से उसकी नौकरानी ने ही मर्डर किया। अंत में हुआ इस मामले में यह कि उस जो नौकरानी थी उसको मर्डर के लिए दोषी पाया गया और उसकी फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई। इसकी फांसी एग्जीक्यूट हो गई। दुखद इसमें स्थिति यह रही कि जब उसकी फांसी एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद जो इस मामले का वास्तविक हत्यारा था उसने इस बात को ओपन किया कि नहीं, यह हत्या मैंने की थी, उस नौकरानी ने नहीं किया था। और वह घटनास्थल पर जाके उसने सारी चीज़ों का चित्रण किया कि मैं किस प्रकार से उस घर में प्रवेश किया और किस प्रकार से मैं उस मालकिन का मर्डर किया। तो इसको न्यायिक डेथ, जो उसकी न्यायिक मर्डर हो गया, यहाँ पर गलत हो गया उसका। लेकिन चूंकि फांसी एग्जीक्यूट की जा चुकी थी वो महिला लाई, इसीलिए आप कई बार देखेंगे यह चर्चा में रहता है। जहाँ पर चर्चा ये होती है कि क्या भारतवर्ष से फांसी की सजा का जो प्रावधान है आईपीसी में, क्या उसको हटा दिया जाए। वहाँ पर उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि एक व्यक्ति जिसको फांसी एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि देखिए हकीकत में घटना क्या थी क्या नहीं थी यह तो न्यायालय भी निकालने में अत्यंत कठिनाई महसूस करते हैं। और प्रायः जो मेरा अनुभव रहा, जो मैंने देखा है, गलतियां हो जाती हैं कि वास्तविक व्यक्ति से के अलावा किसी अन्य को भी दोषी पाया जा सकता है। क्योंकि साक्ष्य का विषय है, कभी कभी क्या होता है कि एक पक्ष थोड़ा सा कमजोर होता है किसी मामले में, किसी प्रकार से हो सकता है, वो अपनी बेगुनाही का सबूत उतनी अच्छी तरह से नहीं दे पाता है और अंत में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यही हत्यारा है। फांसी एग्जीक्यूट हो गई। तो फांसी एग्जीक्यूट होने के बाद अगर न्यायालय को जानकारी हो भी जाए या किसी प्रकार से साक्ष्य में बात आ भी जाए कि उस व्यक्ति ने हत्या नहीं की थी, तो उसको फिर आप वापस इस दुनिया में नहीं ला पाएंगे। इसीलिए जो कुछ विधिवेत्ताओं का या जानकारों का, जुरिस्ट का कहना है कि फांसी की सजा जो है इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति दोबारा इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। इसलिए इसका बेसिक प्रिंसिपल यही था, जैसा मैंने आपको इस मामले में बताया कि उस नौकरानी को फांसी की सजा हुई और उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह वास्तविक हत्यारा था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते क्या है, वर्ड क्या किया इसमें, वर्ड में इसमें यूज किया कि अत्यंत अधिसंभाव या अनाधिसंभाव हो जाए। अत्यंत का मतलब क्या हुआ, प्रश्न उठेगा, अत्यंत का मतलब, तो अत्यंत का मतलब ये हुआ कि सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा, सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा अगर अनुमान लगाया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि अत्यंत अधिसंभाव या हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल। अब ये जो घटनाएं होती हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस की हैं, तो इसीलिए जो फांसी देने के सिद्धांत हैं, डेथ पेनाल्टी का जो मामले आते हैं, उसमें देखा जाता है कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केसेस हैं, इसीलिए कोर्टें अवॉइड करती हैं कि फांसी का सजा उसमें ना होने पाए, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस जब कोई नहीं है तो इस बात की हमेशा थोड़ी बहुत ही सही गुंजाइश बनी रहती है कि यह व्यक्ति कांड में सम्मिलित हो भी सकता है और नहीं भी सम्मिलित हो सकता है। एक मामला आया मेरे पास, उसमें स्थिति यही थी। उसमें स्थिति यही थी कि एक महिला थी, एक महिला जो अपने कमरे में मृत पाई गई फांसी के द्वारा, और ये कहा गया कि साहब इस घटना में इसके पति के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है, वही घर में था, वही कांड किया। लेकिन स्थितियां कुछ और भी थी। स्थितियां ये थी कि उस घर में एक छोटा सा रोशनदान था, उसमें भी कोई व्यक्ति बाहर आ सकता था, जा सकता था। तो उसको जो वीडियोग्राफ, जो प्रश्न जब उठा तो कोई क्या व्यक्ति इसमें अंदर आ जा सकता था, तो जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी थी इस बात का उसने कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया था कि क्या कोई व्यक्ति उस जो थोड़ा सा जो झरोखा टाइप का है, जो प्लेस जो बना हुआ है, क्या उसमें से निकल सकता था, बाहर से आ सकता था। ऐसा उन्होंने कहीं इस बात को क्लियर नहीं किया था जहाँ से बाद में बाहर आ सके। जब उसका ट्रायल होने लगा तो मेरे द्वारा यह पूछा गया प्रश्न कि देखिए उस झरोखे में से किसी व्यक्ति को आपने गुजार के देखा था,
तो प्रोसिक्यूशन के जो आईओ था वो उसमें शांत हो गए। उन्होंने कहा कि साहब हमें इसमें किसी को गुजारा तो था। हमने जब आगे प्रश्न पूछना शुरू किया कि उसमें कौन व्यक्ति था, किसका तस्करा था, तो उसमें किसी प्रकार का कोई उल्लेख वो ना बता पाए, जिससे ये बात साबित हो रही थी कहीं ना कहीं कि एक व्यक्ति उसमें से कांड करके निकल भी सकता है या नहीं भी निकल सकता है। तो ये प्रूव नहीं कर पा रहा था प्रोसिक्यूशन कि क्या उसमें से कोई व्यक्ति निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। ये दोनों चीजें थी। मेरा ये कहना था कि उसमें से वे कोई व्यक्ति निकल ही नहीं सकता था और दरवाजा बंद था। तो जब कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता था, दरवाजा बंद था, तो ऐसी स्थिति में कैसे आप कह सकते हैं कि वह आदमी अंदर उसका हत्यारा था। तो और इसके अलावा उसमें एक महत्वपूर्ण और कई चीजें थी कि जो महिला की लाश मिली थी, तो उनका यह कहना था कि इसके शरीर पर, सर पे चोटें भी पाई गई। मेरा यह कहना था कि वो जो कमरा है जहाँ पे वो महिला ने कांड किया, वहाँ पे एक टाँड़ भी लगा हुआ है। तो फांसी जब उसे गिरी तो हो सकता है कि वो उसको टाँड़ से टकरा गया हो, उसका बॉडी, क्योंकि वो चढ़ी वहाँ से हैंग की, जब हैंग की बॉडी झूलते समय टकरा गई। तो इन बातों को मैंने रखा। हालांकि उसमें नीचे से लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुआ, लेकिन वह मामला अभी हाई कोर्ट में ऊपर विचाराधीन चल रहा है। अब देखते हैं जो भी उसमें होगा वो एक अलग प्रक्रिया के विषय है। मेरा कहने का रीजन सिर्फ ये है कि एक बार प्रोसिक्यूशन को या माननीय न्यायाधीश महोदय वगैरह को उन चीज़ों का जरूर आकलन कर लेना चाहिए जो चीज़ें किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी और जिससे सही न्याय हो पाता। ऐसी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ऐसा नहीं करती है तो कहीं न कहीं यह माना जाता है कि वो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है और उसको डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन माना जा सकता है। डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न ये खड़ा हो जाता है आपके सामने। तो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कोई पर्याप्त आधार नहीं है किसी व्यक्ति को बरी कर देने का। हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन उसकी डिफेक्टिव हो, यह भी हो सकता है कि मामले में थोड़ा बहुत प्रकाश डालती हो, लेकिन मात्र इस कारण कि वो इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव थी पूरा का पूरा ट्रायल बेकार नहीं हो जाता। डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का लाभ डिफेंस को तब मिलता है जब वो यह साबित कर दे पूरी तरह से कि साहब अगर यह विवेचना सही दिशा में इस तरह से होती तो शायद मेरे अलावा इसमें कोई दोषी और होता, या ये इसके जो मोटिव है उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं गई सही, या जो मौके पे वस्तु थे या जिनसे कुछ और प्रकाश मिला है, किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता भी इसमें हो सकती थी, तो ये माना जाएगा कि ये डिफेक्टिव एविडेंस है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है और उसका लाभ डिफेंस को मिलेगा। अदरवाइज डिफेक्टिव एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का कोई भी लाभ किसी भी मुलजिम को नहीं मिल सकता। इसके मामले के प्रकाश में ये हमला। अब एक चीज़ आप और देख लेंगे कि अभी एक नई सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आई है, वो ये कहती है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि उसी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसी पे पूरा का पूरा ट्रायल बेस्ड होता है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है तो आपका ट्रायल सही दिशा में नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उन्हीं चीज़ों को प्रूव करेगा जो उसने इन्वेस्टिगेशन में किया, और अगर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुई है तो उसका ट्रायल सही नहीं चल पाएगा। ट्रायल अगर नहीं सही चला तो दोनों पक्षों के लिए नुकसान हो सकता है, प्रोसिक्यूशन के लिए भी हो सकता है और डिफेंस के लिए भी हो सकता है, और दोनों ही चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए फेयर ट्रायल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्ली ऑफ एलवाई के बारे में आपको वैसे बता दे रहा हूँ। आपको ये साबित करना है कि आप कहीं पे और थे, तो किन परिस्थितियों में आप थे वहाँ पर, ये चीज़ आप देखेंगे। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि जो पक्षकार आ रहे हैं वो क्या अपनी साक्ष्य ऐसे दे रहे हैं जिससे कोई फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट का अस्तित्व या अनिश्चित्व अत्यंत हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल हो जाए। इन चीज़ों को देखते हुए आप इन चीज़ों को साक्ष्य ग्रहण किया जा सकता है। यह धारा एक विस्तृत स्कोप को बताती है कि किसी प्रकार से कोई अन्याय न होने पाए और सारी की सारी चीज़ें जो किसी मामले को एक न्यायिक निर्णय पे पहुंचाने के लिए आवश्यक हो उनको साक्ष्य पे प्रस्तुत करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसीलिए धारा का स्कोप है। थैंक यू वेरी मच।